पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। आपका एक एचआर से राइटर बनने का जो सफ़र है, पहले तो कि आपने चूज़ किया राइटर बनना जी लेकिन जो एक सफ़र शुरू हुआ, जी आपने कहा कि आपने खुद भी कुछ अनुभव किए, आपने बताया कि लोग ऐसे अनुभव करते हैं, जी लेकिन इतने समय से चल तो रहा था ये। हम अपने दिन के 24 में से 8-9 घंटे अपने काम में ही देते हैं। अब बहुत लकी हैं अगर आप सिर्फ हिंदुस्तान में रहते हुए आप सिर्फ 8-9 घंटे दे रही हैं। ये दुनिया में जाना जाता है कि सबसे ज़्यादा घंटे काम पे देने वाले लोग जो हैं वो इंडियंस हैं। इवन यूथ भी बिल्कुल। बहुत यंग एज में लोग अपने बिल्कुल। नौकरी को चूज़ करते हैं जी और उसमें परस्यू करते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट शो मेरी कलम में, जहां हम बात करते हैं ऐसे लेखकों से जिन्होंने अपनी सोच, अपने विचार और अपनी लर्निंग्स को एक किताब का रूप दिया और हम सभी के सामने एक सीख रखी। हम बात कर रहे थे गीतांजलि पंडित जी से, जिन्होंने एक किताब लिखी है बुद्धा एट वर्क। आइए उस बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं गीतांजलि पंडित जी का। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस शो में। थैंक यू सो मच दीपिका, आपने मुझे यहाँ बुलाया, थैंक यू सो मच। हमारी जो प्रोफेशनल लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, कभी कभी हम खुद कुछ गलत सोच रहे होते हैं, कभी सिचुएशन गलत होती ही है और इससे अल्टीमेटली हमको स्ट्रेस हो रहा है। इस स्ट्रेस से हम लोग कैसे बाहर निकलें या उस सिचुएशन को हम कैसे बदल सकते हैं? ये मेरे एक मेंटोर थे, तो जिनसे मैं सीखती हूँ वो सब मेंटोर्स हैं। मेरे बहुत सारे मेंटोर्स हैं, बट मेरे एक मेंटोर थे डॉक्टर के अग्रवाल, जिनकी डेथ हो गई 2021 में जब डेल्टा आया। तो उन्होंने मुझे एक लाइन बोली थी जो कि बुद्धा एट वर्क में मैंने कोट करी है, जो कि मुझे बहुत पावरफुल लगी। उन्होंने मुझे कहा, मैं उनको इंटरव्यू कर रही थी बुद्धा एट वर्क के लिए, मैं कुछ उनसे क्वेश्चंस पूछ रही थी स्ट्रेस रिलेटेड। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखिए, स्ट्रेस से डील करने के सिर्फ और सिर्फ 2 तरीके हैं। पहला, या तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर आ जाओ, उस सिचुएशन को छोड़ दो। दूसरा, जो आपकी परिभाषा है, जो आपकी इंटरप्रिटेशन है, उसको बदल दो। तीसरा और कुछ नहीं। आप इसके बारे में थोड़ा सा गहराई से सोचिए। The quote is, there are only 2 ways to deal with the stressful situation. Either leave it or change your interpretation of it. बिल्कुल। अब वो टॉक्सिक बॉस है, अब वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, पॉलिटिक्स एट वर्क है, अंडरपेड है, ओवरलोडेड है, टू मच टू हैंडल है, जो भी है, 2 ही तरीके हैं, या तो आप उसको छोड़ दो या फिर अपनी परिभाषा बदल दो। तो ये हम पे निर्भर करता है कि हम क्या चीज़ चूज़ करते हैं, और गलत और सही इन दोनों में से कुछ नहीं है। लेकिन क्रॉनिक स्ट्रेस में रहने से जो डैमेज होता है हमारे बॉडी में, माइंड में, वो बहुत हैवक क्रिएट करता है कुछ सालों के बाद। तो उसको अवॉइड करिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर हम स्ट्रेस को झेलने की और स्ट्रेस्ड फील करने की आदत से अपने को बाहर नहीं सकते, तो फिर तैयार रहिए कि सिर्फ इसी कंपनी में, इसी काम में, इसी बॉस के साथ स्ट्रेस नहीं होगा। वो स्ट्रेस आप अपने साथ, क्योंकि वो स्ट्रेस का पैटर्न है, वो आप अपने साथ हर जगह लेके जाएंगे। इसीलिए मैंने बुद्धा एट वर्क में रिसर्च के बेसिस पे बहुत रिसर्च करी मैंने उस वक्त ऑन हाउ टू डील विद स्ट्रेस। मेयो क्लिनिक क्या कहता है, दुनिया के विख्यात न्यूरोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, और बुद्धा ने क्या कहा। तो
जो हमें अपना रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस चेंज करना है, क्योंकि जो एनवायरनमेंट है वो है। अब देखिए, ये आपके इतने बड़े ब्यूटीफुल स्टूडियो में ये जो बुक शेल्फ है, मैं आपको बोलूं कि इसको पुश करिए एक हाथ से, तो आप क्या कहेंगी? नॉट पॉसिबल। लाइक ये एक हाथ से कैसे हो सकता है, ये बहुत हैवी है, तो ये नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो मैं अगर लेट्स से सलमान खान को बोलूं कि भाई इसको पुश कर दो, विल ही डू इट? आई थिंक ही माइट, राइट? तो बुक शेल्फ हैवी है या हम में उतनी कैपेसिटी और उतनी स्ट्रेंथ नहीं है इसको पुश करने के लिए? कैपेसिटी नहीं है। तो क्लियरली बुक शेल्फ की गलती नहीं है कि उसका वेट ये है। बुक शेल्फ तो बुक शेल्फ है। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताती हूँ। आपको पता है कि स्ट्रेस जो होता है वो उसको ज़्यादा डैमेज करता है जो सोचता है कि ये स्ट्रेस मुझे डैमेज करेगा, उसको कम करता है जो कहता है कि हाँ सो व्हाट, ऐसा ही होता है। मैं कितनी भी क्राउडेड रोड हो, कितनी खराब रोड हो, कितनी गाड़ियां हो, जब मैं ड्राइव कर रही होती हूँ मैं स्ट्रेस नहीं होती। मेरे हस्बैंड ने कहा कल परसों मैं ड्राइव कर रही थी, वो सिटिंग बिसाइड मी, बड़ी ट्रैफिक है, तो मैंने कहा हाँ नहीं होगी तो फिर कहाँ होगी। यानी कि बहुत ही सिंपल शब्दों में अगर मैं आपकी बात को जो समझी हूँ ये कि प्रॉब्लम को आप देखने का नज़रिया बदल लो। अगर आप प्रॉब्लम को पहाड़ समझ रहे हो तो हाँ वो पहाड़ की तरह आपके ऊपर आएगी, बिल्कुल। पर अगर आप प्रॉब्लम को छोटा सा एक उठाव या थोड़ा सा ऐसा ही डिस्टेंस समझ होता रहे है, हो, लाइफ ऐसे ही है, ऐसे ही होता है। जी। तो क्या हो गया, रिलैक्स। तो मैम जैसा कि हम लोग बहुत देर से यही बात कर रहे हैं कि हम अपना ज़्यादातर समय, अपना ज़्यादातर इंटरेस्ट अपने काम में बिता रहे हैं, ऐसे में परिवार इस रेस में थोड़ा सा पीछे छूट जाता है जी। तो अपनी वर्क लाइफ में और पर्सनल लाइफ में बैलेंस कैसे बिठा के रखना चाहिए? देखिए, बैलेंस आता है हमारी प्रायोरिटी से और खुद की क्लैरिटी से कि भाई हमारी प्रायोरिटी है क्या, और प्रायोरिटी समटाइम्स ऑन अ डेली बेसिस। अगर मेरे बच्चे के कोई एग्जाम्स हैं, मेरा बच्चा कोई बीमार है, कोई घर में बुजुर्ग बीमार है, तो नेचुरली उस दिन की प्रायोरिटी मेरी एक अलग प्रायोरिटी है। मैंने बहुत साल अपने फादर की देखभाल करी और उन सालों में मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करती थी एज एन HR प्रोफेशनल, एज ए CHRO। तो एक कॉन्फ्लिक्ट जो नेचुरली अराइज करता था वो ये करता था कि हाउ टू लुक आफ्टर हिम एंड रीच वर्क ऑन टाइम, या जैसे किसी दिन वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए या तो उस दिन। सो मेरा फॉल बैक रहा इन अ वेरी न्यूक्लियर फैमिली, मेरा एक फॉल बैक रहा मेरे हस्बैंड की हेल्प का और मेरे स्टाफ की हेल्प का। लेकिन ये फॉल बैक मुझे बनाना पड़ा, और जो चीज़ मैं फ़ोन पे कर पाती थी मैं फ़ोन पे करती थी, जिस चीज़ के लिए मुझे पर्सनली प्रेजेंट होना पड़ता था मैं वो होती थी। अगर पर चांस मुझे कोई सुबह की मीटिंग अवॉइड करके मैं हॉस्पिटल का काम करके फिर हॉस्पिटल पहुंचूं, मैं वो करती थी। क्या आज डॉक्टर से बात मैं शाम की विज़िट में करूं इंस्टेड ऑफ मॉर्निंग राउंड्स में, तो मैं वो करती थी। तो हर चीज़ का एक सलूशन बनाना पड़ता है, और वो सलूशन कब बनता है? वो बनता है जब कॉन्फ्लिक्ट पीछे हटे और हमारी क्लैरिटी आगे आए और हमारी प्रायोरिटी खुद को क्लियर हो। मोस्टली हमारी प्रायोरिटी हमें खुद को क्लियर नहीं होती कि क्या चीज़ हमारे लिए कब इम्पॉर्टेंट है, और हम इस कंफ्यूजन में जूझ के रह जाते हैं। फॉर इंस्टेंस बिंज वॉचिंग, अगर मैंने रात के 2:30 बजे तक बिंज वॉच किया
तो जो मेरी कंडीशन होगी सुबह, आई विल स्टम्बल इनटू वर्क एंड आई विल स्टम्बल इनटू द डे, और फिर आई विल स्टम्बल बैक फ्रॉम वर्क। यही होगा ना। जो मुझे दिनचर्या रखनी चाहिए थी वो नहीं हुई, क्योंकि कहीं इम्बैलेंस हो गया। अगर मैं रात के 2 बजे तक कुछ गेम्स खेल रही हूँ ऑनलाइन, तो फिर भी वो इम्बैलेंस हो गया। तो आप ये मान के चलिए कि जो मेरी प्रायोरिटी है, मेरी क्लैरिटी है और मेरा समय का यूज़ है, वो मेरे पे निर्भर है। तो एम आई क्लियर ऑन ऑल ऑफ दीज? वंस आई एम क्लियर ऑन ऑल ऑफ दीज, तो जो बैलेंस है, बैलेंस का मतलब ये नहीं कि हर कुछ हर दिन परफेक्टली उतनी ही मात्रा में हो सकेगा। तो सब कुछ हमारे हाथ में है जी। अगर हम किसी चीज़ को अलग दिशा दे देते हैं तो वो शायद उसी तरह से चलने लगेगा। अगर हमने अपने आप को बिजी बना लिया है, हमने अपने दिमाग को ये समझा दिया है कि भाई देखो हमारे पास समय नहीं है, हम परिवार को समय नहीं दे पाएंगे क्योंकि हम तो काम कर रहे हैं और ये काम करना तो बहुत ज़रूरी है और ये मैं परिवार के लिए ही तो कर रहा हूँ। देखिए, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ हर रोज़ की एक लिस्ट बनाई जाए। इस बुक में ये चीज़ मेंशन भी की है कि हमें कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूरी ध्यान रखनी चाहिए। एक तो मेडिटेशन करना चाहिए, अपनी डायरी को भी मेंटेन करने के लिए आपने कहा है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की भी बात आपने कही है। तो और ये आप कह रहे हैं कि आप खुद भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। दैट्स वंडरफुल। तो मैं बल्कि जो ग्रैटिट्यूड जर्नल मैंने रखना शुरू किया था, आप मानिए कि 2015 में जब किसी एक वैल्यू बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट को लेके मैंने अपने लास्ट ऑर्गेनाइजेशन को अलविदा किया, तो एक किस्म का एक हार्ड स्टॉप हो गया एंड आई एंटर्ड अ पीरियड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो जो कि मेरे लिए बहुत इमोशनल और डिफ़िकल्ट टाइम रहा। मुझे लगा 2015 में कि मुझे, अगर मैंने अपने आप को ठीक दिशा नहीं दी तो मैं अब डिप्रेशन में चली जाऊंगी, जिसके लिए मैं जेनेटिकली भी प्री डिस्पोज्ड हूँ। तो मैंने ऑलमोस्ट 1 साल निकल गया। नवंबर 2015 में मुझे क्लियरली याद है, जब मुझे लगा कि अब तो हेल्थ भी ख़राब हो रही है और रिलेशनशिप्स इफ़ेक्ट हो रहे हैं मेरे विद माय हस्बैंड एंड बच्चों का स्ट्रेन। फादर वाज उस वक़्त वो 89 इयर्स के थे और एज लक वुड हैव इट मेरे ब्रदर का एक एक्सीडेंट हो चुका था, तो आई वाज लुकिंग आफ्टर हिम आल्सो एंड क्योंकि आई वाज नॉट वर्किंग, तो मेरे हस्बैंड ने वो अपॉर्चुनिटी ली टू डेवलप हिज वर्क मच मोर। तो वो ट्रैवल कर रहे थे बहुत ज़्यादा। तो मैं अपनी प्रोफेशनल इमोशनल प्रॉब्लम्स में उलझ के रह गई थी और मैं केयर गिविंग बहुत ज़्यादा हो गई थी। छोटे बच्चे थे, केयर गिविंग बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो मुझे लगा कि मैं बहुत इस डिप्रेशन से निकलूँ तो कैसे निकलूँ, कहीं ये ना हो कि मुझे अब मेडिकेशन पे डाल दें। अगर एक बार मैं मेडिकेशन पे चली गई तो फिर बहुत एक और डिफरेंट साइकिल शुरू हो जाएगा मेरी लाइफ में। तो मैंने बहुत प्रे किया उस वक़्त कि मुझे एक कोई डायरेक्शन मिले, मेरा पर्पस क्लियर हो। पर्पस सिर्फ एक वही HR की जॉब ढूंढ के फिर से उसी में जाना तो नहीं हो सकता। कुछ एक बड़ा पर्पस मुझे मिले जिससे मैं इन अपनी प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़ पाऊँ। तो मैंने बहुत एक डीप डाइव करी इन द बुद्धाज़ लाइफ एट दैट टाइम। और मैं 2000 से मैं वैसे भी बुद्धा की टीचिंग्स पे ही अपने आप को मैंने बेस किया था। तो 2015 में मैंने एक जर्नी और शुरू करी कि व्हाट डिड द बुद्धा टीच। तो और मैंने समझने की कोशिश करी कि अगर आज की डेट में उन टीचिंग्स को यूज़ किया जाए तो कैसे यूज़ किया जाए। और तब मैंने लिखना शुरू किया। मुझे पहले समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे लिखी जाएगी ये किताब, कि ये एक टेक्स्ट बुक बन जाएगी क्या बुद्धा की टीचिंग्स पे, कि या एक बड़ी प्रीची सी बुक रह जाएगी किसी को बताने के लिए।
कि ऐसे करो और वैसे करो, ऐसे मत करो, तो वो बड़ा प्रिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। तो इसको कैसे तो फिर मैंने सोचा, थोड़ा सा साहस लगा, क्योंकि हम अपनी कमज़ोरी दुनिया के सामने नहीं रखना चाहते। तो साहस लगा बहुत। और ये क्वेश्चन मुझे बहुत लोग पूछते हैं, रीडर्स भी और जर्नलिस्ट्स भी और मुझे जानने वाले भी, कि भाई आप में इतना साहस कहाँ से आया कि आपने अपने दर्द को, अपनी परेशानियों को इतना क्लियरली इसमें लिखा। वो इसलिए लिखा कि उन चीज़ों के सॉल्यूशंस मेरे सामने आ चुके थे, और मुझे लगा कि अगर मैं सॉल्यूशंस शेयर करूँगी किसी के साथ, तो जो उन चीज़ों के साथ ग्रैपल कर रहे होंगे या कुछ सिमिलर सिचुएशंस में होंगे, उनको एक रास्ता मिलेगा अपनी परेशानियों से बाहर निकलने का। तो एक थॉट जो मेरी बुद्धिस्ट प्रैक्टिस में आता है कि इट्स दैट हम सब लोग जिनको इन अ वे बोधिचित्त कहा जाता है, बोधिसत्वा कहा जाता है इंग्लिश में, सब लोग, जिसमें आप भी हैं, आप सब हैं जो स्टूडियो में मौजूद हैं, तो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारी जो सफरिंग है, वो हमारे लिए नहीं होती। वो इसलिए होती है कि जब हम उसमें से बाहर निकलें तो हम और लोगों के साथ उस चीज़ को शेयर कर सकें कि देखिए, अगर हमने ओवरकम किया तो आप भी अपने अंदर वही पोटेंशियल रखते हैं, आप भी अपने अंदर वही प्रेरणा रखते हैं कि आप अपने आप उस चीज़ में से निकल आएँ। सो दैट इज़ वाई बुद्धा एट वर्क वाज बोर्न, out of my pain and my suffering and my unemployment, periods of unemployment. क्योंकि मैम आपने अभी बोला कि एक ऐसा समय आता है जब आपको चूज़ करना पड़ता है, और आपने भी ऐसे ही किया। आपके सामने जॉब नहीं थी, अनएम्प्लॉयमेंट को आपने फेस किया। जी। आज इंसान इसी डर में है कि उसकी कहीं जॉब ना चली जाए। काम कर रहा है तब भी उसके बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा होता है कि उसकी जॉब ना चली जाए। पहले तो ये डर था इंसान का इंसान से, अब ये डर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। एआई ने जो अपना एक रूप लोगों को दिखाया है, और जब ये डर लोगों में है कि उनकी जॉब ना चली जाए, सब काम मशीन और टेक्नोलॉजी से ना होने लगे, इस सिचुएशन में किस तरह से हमें शांत रहना है, अपने काम पर और ध्यान देना है, या डर जाना है? देखिए, ना डरना है ना सिमटना है, हमें सीखना है। बहुत अच्छी बात। हम क्यों भूल जाते हैं कि एआई हमारा ही एक इजाद किया हुआ सपोर्ट सिस्टम है। जो डर है कि जॉब्स चली जाएंगी, यही डर, कुछ मैं कहीं पढ़ रही थी कि कुछ 100 साल पहले जब कंप्यूटर्स आए, फिर कंप्यूटिंग एज शुरू हुई, यही डर तब भी था। ठीक है, एज ऑटोमेशन जो बढ़ी है हर फील्ड में, हर क्षेत्र में, अगर एक रोबोटिक सर्जरी होती है, अगर एक लेज़र सर्जरी होती है, तो रोबोटिक सर्जरी डजंट मीन कि एक रोबोट कर रहा है, कर तो एक सर्जन ही रहा है, लेकिन उस सर्जन को वो स्किल सीखनी पड़ी रोबोटिक सर्जरी करने के लिए। तो हमें अपने आप को स्किल, कई बार रीस्किल, कई बार अपस्किल, लेकिन हमारी खुद की मेहनत अपनी स्किल्स को पॉलिश करने में बहुत काम आती है लाइफ में। तो बहुत सारे लोग, आई थिंक आप जो कह रही हैं जॉब्स को लेके डर, हाँ वो मैं देखती हूँ, मेरे को बहुत लोग पूछते हैं उसके बारे में, लेकिन ऑन दी अदर हैंड मैं एक अप्रोच और भी देखती हूँ कि यार हम स्टार्टअप कर लेंगे, यू नो। हाँ, और कई लोग तो मतलब लिटरली अपना एटीट्यूड और रेजिग्नेशन लेटर दोनों अपनी जेब में डाल के चलते हैं कि भाई अच्छा कुछ नहीं तो हम स्टार्टअप कर लेंगे, राइट। तो एक तरफ वो भी है। तो आई थिंक दोनों को बैलेंस करते हुए हमें अपनी प्रायोरिटी और अपनी स्किलिंग को यूज़ करते हुए आगे बढ़ना है। हाँ, क्योंकि एआई को हम विषय नहीं कर सकते। बहुत बातें चल रही हैं अबाउट लेजिस्लेशन अराउंड एआई,
उसकी एक्सटेंट क्या है, उसकी लिमिट्स क्या हैं, ये इस वक्त कोई नहीं जानता। लेकिन एक चीज़ जो क्लियर है कि अगले लेट्स से कुछ डेकेड्स में इतना चेंज नहीं होगा जितना इस वक्त लोगों को लग रहा है और जो एक डर पैदा हो रहा है। एक और, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है एक और आखिरी सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ वो ये कि किस तरह से स्पिरिचुअलिटी, और जैसे कि आपने अपनी इस किताब में लिखा है कि मेडिटेशन एक आम जन की ज़िंदगी में और एक वर्किंग पर्सन की ज़िंदगी में बदलाव लेके आ सकता है। देखिए, लाइफ इज स्पिरिचुअल। मैं रिलीजियस नहीं बोल रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि लाइफ इज स्पिरिचुअल, क्योंकि वो स्पिरिट ही तो है जिसकी एब्सेंस या प्रेजेंस लाइफ क्रिएट करती है या डेथ। स्पिरिट ही तो है और तो कुछ नहीं। तो अगर स्पिरिट इज व्हाट डिफरेंशिएट्स बिटवीन लाइफ एंड डेथ, तो हमें हमारे लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है? स्पिरिट। तो जो चीज स्पिरिट से रिलेटेड है वो स्पिरिचुअल, नथिंग टू डू विद रिलीजन, इट इज स्पिरिचुअल, राइट? तो स्पिरिचुअल का मतलब क्या? स्पिरिचुअल का मतलब कि मेरे अंदर क्या हो रहा है, नॉट बाहर, मेरे अंदर क्या हो रहा है उसको मैं कितना समझ पाती हूँ, उसको मैं कितना डिसिप्लिन कर पाती हूँ, उसको मैं कितना पॉलिश कर पाती हूँ। दिस इज स्पिरिचुअल। मैं कितना सीख के खुद को बदल पाती हूँ, दिस इज स्पिरिचुअल। मैं क्या चीज लर्न कर सकती हूँ, इज ऑल्सो स्पिरिचुअल। मैं कितने लोगों से मिलके उनसे कुछ सीख सकती हूँ या उनको कुछ दे सकती हूँ, इज ऑल्सो स्पिरिचुअल। डूइंग द बेस्ट इंटरव्यू इज स्पिरिचुअल, isn't it? तो दिस इज ऑल स्पिरिचुअल। और जो चीज हमने फोकस से करी, खूब फोकस से करी कि दुनिया भूल गए, वो मेडिटेशन, isn't it? बहुत आसान शब्दों में आपने ये समझा भी दिया। Meditation is slowing of the mind, having a conversation, अपने से बात करना, जो कि हम आजकल टाइम नहीं निकाल पाते करने के लिए। That is meditation. और जब खुद से बात करी, तो अगर हमारा बिलीफ है कि ब्रह्मांड में कुछ और है हमारे अलावा, उससे भी बात कर लीजिए। अपने दिल की बात करिए, समझिए अपने आप को, लाइफ को, थोड़ा माइंड को शांत करिए और वो शांति अपने साथ दिन में लेके चले, so that you become Buddha at work. वंडरफुल। आपसे बातचीत करना और आपके इस पूरे कंसेप्ट को समझना अपने आप में एक नई लर्निंग है मेरे लिए, और मुझे लगता है कि मेरे दर्शकों के लिए भी, क्योंकि एक नए तरीके से सोचना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आप यहाँ पर आए, अपना विजडम हमारे साथ शेयर किया, अपना समय दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच। माई प्लेजर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद है कि आप मेरे को फिर बुलाएंगे। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। तो देखा दोस्तों, कितने ही आसान शब्दों में उन्होंने आपको ये सीख दी है कि चॉइस आपकी है। आपकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां हैं, ये हम मानते हैं, और ये सबकी लाइफ में है, पर लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके लिए एक लर्निंग है, एक सीख है जिसको हम सब ने सीखना है। स्पिरिचुअलिटी का भी इसमें इम्पॉर्टेंट रोल है, और मेडिटेशन, यानी कि मेडिटेशन कोई एक बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये आपकी अपने आप से बात है, अपने आप को थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए एक स्टेप है। आप भी खुद को शांत रखिए, चाहे आप घर पर हैं या अपने वर्क प्लेस में। आपका यूं बैलेंस होकर रहना, या किसे आप प्रायोरिटी पे रखते हैं, इस बात की समझ को अगर आपने समझ लिया तो आपकी बहुत कुछ या बहुत सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मेरी कलम के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए राइटर के साथ आपसे रूबरू होंगे।
तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए PMC हिंदी। नमस्कार। PMC